आप देख रहे हैं सलाम दक्कन। मध्य प्रदेश में वोटिंग से एक दिन पहले पीएम मोदी तेलंगाना पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक के बाद एक कई रैलियों से खिताब किया। निजामाबाद की अवामी रैली में जुटी भीड़ को देखते हुए उन्होंने कांग्रेस और टीआरएस पर जमकर हमला बोला। दोनों पार्टियों पर कुनबा परस्ती का इल्जाम लगाते हुए पीएम ने कहा कि ये आवाम का नहीं, सिर्फ अपना भला करते हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने मरकज की हुसूलियाबियां भी गिनाई। आयुष्मान स्कीम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ ही महीनों के में अब तक लाखों लोग इसका फायदा उठा चुके हैं, लेकिन रियासत हुकूमत की अगर हम तेलंगाना की बात करें तो वहां की लापरवाही से तेलंगाना का कोई भी मरीज इस स्कीम में शामिल नहीं हो सका है। ये कांग्रेस पार्टी, ये यूपीए और ये आपके मुख्यमंत्री यूपीए सरकार में मंत्री थे। मैडम की जब रिमोट कंट्रोल वाली सरकार चलती थी तब ये महाशय वहां मंत्री बैठ करके मजा ले रहे थे। जिन्होंने यूपीए सरकार में मंत्री पद संभाला है वे यहां पर फ्रेंडली मैच कर रहे हैं कांग्रेस के साथ। कांग्रेस इनकी विरोधी पार्टी नहीं है। अगर तेलंगाना में सच्चे अर्थ में जनता जनार्दन के लिए लड़ने मरने वाली पार्टी है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। वो दोनों की तो मिली भगत है। ये कांग्रेस पार्टी 55 साल तक देश पर राज किया। गली से लेकर दिल्ली तक उनका राज था। पंचायत से पार्लियामेंट तक उन्हीं का कारोबार था। 4-4 पीढ़ी ने राज किया, 4-4 पीढ़ी ने। लेकिन विकास की चर्चा करने के बजाय इस चुनाव में चर्चा क्या कर रहे हैं? मोदी की जाति कौन सी है, मोदी की मां की उम्र क्या है, मोदी के बाप का नाम क्या है। क्या भाइयों बहनों, क्या ये चुनाव के मुद्दे हैं? क्या ऐसे मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं क्या? इस मौके पर पीएम मोदी ने कारगुजार सीएम चंद्रशेखर राव पर भी जमकर निशाना साधा। यहां के मुख्यमंत्री और उनका पूरा परिवार ऐसा मानता है कि इस देश में कांग्रेस ने कभी विकास किया नहीं। कांग्रेस ने देश में विकास का नामो निशान नहीं। फिर भी 50-55 साल तक वो चुनाव जीतते रहे। तो यहां के मुख्यमंत्री और उनके परिवार को लगता है अगर कांग्रेस कुछ किए बिना जीत सकती है तो वो भी जीत जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, ये वक्त बदल चुका है। ये देश नौजवानों का है। कांग्रेस ने 50-55 साल तक कुछ न करते हुए राज किया, लेकिन अब देश की कोई पॉलिटिकल पार्टी 50 महीने भी कुछ किए बिना फिर से चुनाव नहीं जीत सकती है। साथियों, ये आयुष्मान भारत योजना को 2 महीने हुए हैं। 2 महीने में 3 लाख परिवारों ने इसका फायदा उठाया है। गंभीर प्रकार के उनके ऑपरेशन हुए हैं, उनकी जिंदगी बच गई है। भाइयों बहनों, इसमें तेलंगाना का एक भी नहीं है और इसके लिए जिम्मेवार ये आपके मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार है, इनकी पार्टी जिम्मेवार है। तो असेंबली इंतखाबात की तारीखों के करीब आते ही तेलंगाना में भी सियासी सरगर्मियां तेजी से बदलती जा रही हैं। आज पीएम मोदी के दौरे के बाद कल कांग्रेस सदस्य राहुल गांधी और आंध्रा के सीएम चंद्रबाबू नायडू भी यहां पहुंचने वाले हैं, जहां पर वो एक साथ कई रैलियां और रोड शो के जरिए इत्तेहादी उम्मीदवारों के हक में तशहीर करेंगे। इस बात की जानकारी देते हुए टीडीपी लीडर लंका दिनाकरन ने कहा कि इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रियासत में इत्तेहाद का माहौल बताते हुए उन्होंने कहा कि वो 7 दिसंबर के बाद रियासत में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। वाज़ेह है कि रियासत में 7 दिसंबर को वोटिंग होनी है। 28th and the 29th of this month, TDP Supremo and Andhra Pradesh Chief Minister Nara Chandrababu Naidu Garu and All India Congress Party President Rahul Gandhi Garu together
conduct public meetings and as well as the road shows on behalf of the Mahakutami candidates win as per the aspiration of the Telangana people. Definitely, it is going to be create a storm in coming elections in Telangana so as to get victory of Mahakutami. People are eagerly waiting for the road shows and the public meetings so as to deliver as per the aspiration of the people of Telangana. Definitely, it is going to be create a victory, the people's victory in Telangana, so as to provide a democratic and a constitutional rule in the Telangana state. See, any national party is different from a regional party. TRS क्या है साहब, अपने घर की पार्टी है, फादर, सन, डॉटर, नेव्यू, another nephew, घर की पार्टी है, उनका कोई cannot take into consideration. As a national party, there is some procedure in all states. The Chief Minister will be appointed by the All India Congress Committee President with the consultation of the newly elected MLAs. और उनकी जो बहुत इनह्यूमन कंडीशंस है और क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ नौकरी नहीं मिल रही है। ओल्ड सिटी से और नॉर्थ तेलंगाना में बहुत डिस्ट्रिक्ट से लाखों नौजवान गल्फ जा रहे हैं। हम 2-3 साल से मेनी ओकेजन्स, मेनी प्लेटफॉर्म से हमने इश्यू रेज किया है कि आज की टीआरएस गवर्नमेंट जो उनको वादा किया था वो नहीं कर रहे हैं। हमने 1 साल पहले इसके बारे में एक कमेटी डाल के एक रिपोर्ट करके हमने वादा किया था। तेलंगाना में जारी इंतखाबी शोर में कारगुजार सीएम चंद्रशेखर राव की जबान फिसल गई। इस दौरान उन्होंने आंध्र सीएम चंद्रबाबू नायडू के जहनी तवाजुन को लेकर नाजिब अल्फाज का इस्तेमाल कर दिया। केसीआर ने नायडू के उस बयान का हवाला दिया जिसमें कि उन्होंने जंगलात बचाने के लिए बकरियों को खत्म करने की बात कही थी। वहीं केसीआर के साहबजादे केटीआर ने बीजेपी को निशाने पर लिया। रियासत में बीजेपी की शिनाख्त को सिफर बताते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग हवा में तैर रहे हैं। మీరు కోరిన కామారెడ్డి జిల్లా నుంచి చేసి పెట్టిన నా మాట నెగ్గించి ఈసారి టీఆర్ఎస్ పార్టీ మీరు గెలిపియాలి, మీరు ప్రతిఫలం ఇవ్వాలి। ధన్యవాదాలు। इधर तेलंगाना की मुस्लिम तंजीमों की हिमायत के बीच माइनॉरिटी सेकुलर फ्रंट ने भी केसीआर पर तल्ख हमला किया है। फ्रंट का कहना है कि बतौर सीएम चंद्रशेखर राव 4.5 सालों तक अपने फार्म हाउस में सोते रहे और उनके ही लोग रियासत को लूटने में मसरूफ रहे। 12% मुस्लिम रिजर्वेशन के मुद्दे पर भी टीआरएस हुकूमत को घेरते हुए फ्रंट उन पर वादा खिलाफी के इल्जाम लगा रहा है। वक्फ बोर्ड के जुडिशियल पावर देने के मुद्दे पर तंजीम के कन्वीनर तहर कमाल ने कहा कि इन सालों में मुसलमानों के साथ सिर्फ धोखा हुआ है और सीएम केसीआर 4 साल बाद नींद से बेदार होकर के आवाम के बीच जा रहे हैं। आज बहुत बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे चीफ मिनिस्टर बुलंद बांग दावे करते रहे और दावों के साथ ही जो है फार्म हाउस पे भी सजा के सोते रहे। आलेर इनकाउंटर हो गया, मासूम बच्चों के हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डाल के तेलंगाना की पुलिस उनको सड़क के ऊपर इनकाउंटर कर दी, मगर हमारे केसीआर साहब को होश नहीं आया, वो फार्म हाउस पे सोते रहे। आज हैदराबाद के एमपी बोले कि कार आपके पास है, स्टीयरिंग हमारे पास है और हम जब चाहे कार को मोड़ सकते, मगर हमारे केसीआर साहब को होश नहीं आया, वो फार्म हाउस पे सोते रहे। आज तेलंगाना का जो स्ट्रगल करके तेलंगाना के लिए जो अपनी जान की कुर्बानी दिए, पुलिस की लाठियां खाते रहे। आज बेरोजगारी बढ़ गई, बेरोजगार जो है टीआरएस के वर्कर्स परेशान हाल है, मगर केसीआर साहब को होश नहीं आया कि केसीआर साहब फार्म हाउस के ऊपर सोते रहे। तेलंगाना मूवमेंट में बार बार इख्तियार पे आने से पहले वादा ये करते रहे कि जब मैं इख्तियार पे आ जाऊंगा तो हमारे मुस्लिम माइनॉरिटी और दलितों की जो है तकदीर बदल दूंगा। अब उसके बाद सूरत हाल अक्सर बदल गई। एक तरफ बुलंदबान दावे करते रहे, दूसरी तरफ फार्म हाउस पे मुस्लिम अक़लियत तबाह और बर्बाद हो गई। आप फार्म हाउस पे सोते रहे और तेलंगाना की गवर्नमेंट आपके भागदौड़ होने के बाद 4 करोड़ आवाम को एक खानदान के 4 अफराद लूटते रहे, आप फार्म हाउस के ऊपर सोते रहे। लिहाजा
आज तब्दीली की ज़रूरत है। केसीआर साहब को 4.5 साल जो फार्म हाउस पे सोते रहे और आइंदा 5 साल जो है फार्म हाउस पे सुलाने के लिए आपके तेलंगाना के अवाम मजबूर हो चुके हैं और आइंदा 5 साल तक फार्म हाउस पे सो जाएंगे। हुकूमत उनके हाथ से जा रही है। तो माइनॉरिटी सेक्युलर फ्रंट ने केसीआर पर तल्ख हमला किया है और फ्रंट का कहना है कि बतौर सीएम चंद्रशेखर राव 4.5 सालों तक अपने फार्म हाउस में सोते रहे। हमारे साथ मीर मेहंदी अली बाकुरी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे रिपोर्टर हैदराबाद से, उनसे बात करते हैं। मीर मेहंदी अली बाकुरी, अभी 2 दिन पहले ही एक मुस्लिम तंजीम ने टीआरएस को और केसीआर को सपोर्ट करने की बात कही थी, अब दूसरी तंजीम उनकी मुखालफत करी। मुसलमान किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? मुस्लिम तेलंगाना में इस वक्त केसीआर से काफी नाराज है। उनकी वजह यह है कि रिजर्वेशन का तो असल मुद्दा है, दूसरा मुद्दा है वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर, तीसरा उन्होंने वादा किया था जितने वक्फ बोर्ड की जमीनें वापस लाएंगे मुसलमानों को जवाब देंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जो है काम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अजला में भी माइनॉरिटीज का जो लोन था वो नहीं मिला, ओवरसीज का भी जो है कुछ हद तक काम नहीं हुआ। इसलिए तंजीमें अब खुल के आ रही हैं कि इनके खिलाफ, केसीआर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जमात इस्लामी हिंदुस्तान तो लेकिन 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम ये दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीआरएस की हिमायत की बात कहती है। ये जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी हिंद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया था, फिर मुलतवी किया, बाद में उसने फिर ऐलान करके मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तायद में एक कांग्रेस सीट है शब्बीर अली, उनके लिए तायद का ऐलान किया है। लेकिन ये जो तंजीम है सिविल में क्रिश्चियंस है, दलित है, तमाम माइनॉरिटीज है, इन लोगों की शाखाएं पूरे तेलंगाना में फैली हुई हैं। अब इन लोगों ने काफी देर के बाद अपने दौरे करने के बाद उन्होंने इस बात का फैसला किया, तमाम अजला के अहदेदारों से बातचीत कर इन्होंने ये फैसला किया कि केसीआर को वोट नहीं देना चाहिए, वोट उनको देना चाहिए जो माइनॉरिटीज के लिए कुछ कर गुजरने का ऐलान करते हैं। लेकिन जमात इस्लामी के ऐलान के बाद मस्जिद बचाओ तहरीक, तमाम मुस्लिम तंजीमें जमात इस्लामी हिंद के खिलाफ आवाज उठा दी और उनके खिलाफ बोल रहे हैं कि जमात इस्लामी कुछ टीआरएस और एमआईएम से मिलकर कुछ पैचअप की बात हुई है या एमएलसी की बात हुई है या कुछ और बात हुई है जिसकी वजह से जमात इस्लामी ने अपनी, तो ये बहुत अहम बात है, ये बहुत अहम बात है कि एक तरफ तो असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी कहीं ना कहीं अपने स्टेज से, अपने मंचों से साफ तौर पर कहते हैं कि चंद्रशेखर राव को ही सीएम बनवाना है और उसके लिए हिमायत चाहिए लोगों की। इधर मुस्लिम तंजीमें अब सीधे तौर पर उनकी मुखालफत पर उतर आई हैं। दिलचस्प मुकाबला है। और क्या मुस्लिम तंजीमें कुछ कंफ्यूजन में है या फिर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की किसी अपील का उन पर कोई असर नहीं हो रहा है? नहीं, मुस्लिम तंजीमें खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस हर जगह कर रही हैं। अजला जाकर उन्होंने केसीआर की जमात को वोट नहीं देने का ऐलान भी कर रही है। जगह हर अजला में ये लोग जाकर केसीआर के खिलाफ अपना मोर्चा खोल रहे हैं। देखिए, एक बात ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो डिप्टी सीएम है इनको भी नहीं बख्शा जा रहा है। उनका ये कहना है कि 119 सदस्य असेंबली के थे, उसमें से एक मुसलमान शकील, जो आमिर शकील है, बुधन के एमएलए थे, उनको मिनिस्टर नहीं बनाया गया। 12% की बात तो दूर, उन्होंने 12 मुसलमानों को भी टिकट नहीं दिया। चूंकि अब ये मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और बीजेपी से इनकी अंदरूनी अलायंस है, इसलिए मुसलमानों को, मुसलमान के प्रोग्राम्स को, उनके एजेंडे को नजरअंदाज किया गया। बात अब समझ में आई कि 12% रिजर्वेशन क्यों नहीं हुआ, मुसलमानों को नौकरी क्यों नहीं मिली, स्मॉल इंडस्ट्रीज होने के लिए माइनॉरिटीज को लोन क्यों नहीं मिला। ठीक है, तो मुस्लिम तंजीमों में नाराजगी है और उन्होंने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिमायत नहीं देने का फैसला किया है टीआरएस को। तो 2 अलग अलग तंजीमों के बयान सामने आए हैं। पहले एक तंजीम सपोर्ट करती नजर आई थी, बाद में उसने इस बात को वापस लिया और इसके बाद दूसरी तंजीम भी टीआरएस के खिलाफ बोलती नजर आ रही है। खबरों के सफर को और आगे बढ़ाएंगे। जुनूबी हिंद की अयोध्या तनाजे पर चल रहे मौजूदा हालात पर कर्नाटक कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी जबान खोली है। पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर रोशन बेग ने कहा है कि हिंद का मुसलमान भगवान राम के खिलाफ नहीं है, लेकिन अदालत के फैसले से पहले उस पर कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 4 रियासतों में जो अपनी खस्ताहाली को देखते हुए बीजेपी इसको इशू बना रही है। वाज़ेह है कि लगातार 3 दिनों तक अयोध्या के हालात बेहद संजीदा थे, लेकिन इंतजामिया की सूझबूझ और उम्मीद के मुताबिक हामियों के वहां नहीं पहुंचने से शिद्दत पसंद तंजीमों के मंसूबों पर पानी फिर गया। वीएचपी की रैली को नाकाम बताते हुए समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा है।
चाहे कर्नाटका के मुसलमान हो या इस मुल्क के मुसलमान हो। और उस वक्त हमारे फ़िलासफ़र जनाब अल्लामा इकबाल साहब ने उसी वक्त एक नज़म लिखी थी। उन्होंने कहा था कि अल्लामा इकबाल ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में कहा था कि ये इमाम हिंद है, हमें इतनी ही श्रद्धा, इतनी ही चाहत है कि राम मंदिर हो। मगर ये इलेक्शन के करीब ये जो नाटक चल रहा है बीजेपी वालों का, विश्व हिंदू परिषद, 4 साल पहले कहाँ गए थे ये लोग? क्यों ये सम्मेलन नहीं हुआ? आज क्यों हो रहा है? पार्लियामेंट का इलेक्शन आगे आ रहा है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बीजेपी कमजोर होती रही है, तो जब भी बीजेपी कमजोर होती है तो श्री राम याद आ जाते हैं। क्या मजाक। कांग्रेस इज द बिगेस्ट कम्युनल पार्टी। अरे छोड़िए, चौहान सर, शिवराज सिंह चौहान। अब भाई उसको मामा को इलेक्शन जीतना है, शिवराज सिंह चौहान को, उसके मुंह में जो आएगा वो बोलेंगे ना। यहाँ पर सारे विश्व को मर्यादा का संदेश, आपसदारी, भाईचारा और मर्यादा का संदेश भगवान राम ने दिया था। ये अयोध्या गंगा जमुनी संस्कृत से जाना जाता है, माना जाता है। और इतना लोगों ने घोषणा किया था, किसी ने कहा था 2 लाख लोग आएंगे, किसी ने कहा 3 लाख लोग आएंगे, किसी ने कहा 2.5 लाख आएंगे। और इनका जो कार्यक्रम था, मैं बधाई देता हूं फैजाबाद अयोध्या की महान जनता को, नगर की महान जनता को, कि इन्होंने इनके कार्यक्रम को पूरी तरह से नकार दिया। लगातार 2-3 दिनों से ये पूरी अयोध्या भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और विहिप के नाते सुर्खियों में बनी रही। लगातार 25-30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी, विहिप, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, इन्होंने केवल अयोध्या को ठगने का काम किया है और लगातार निरंतर वो क्रम जारी है। जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, जिसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट को देना है, माननीय न्यायालय को देना है, उस मुद्दे पर आप जन भावनाओं को भड़काने का काम, उकसाने का काम, केवल जो गंगा जमुनी तहजीब, यहाँ की प्यार मोहब्बत है, उसको भड़काने के लिए आप आए थे। लेकिन हम अयोध्या फैजाबाद की महान जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि महान जनता ने आपको नकारने का काम किया। इधर कर्नाटक के वजीर वक्फ ने गैर कानूनी तौर पर कब्जा किए गए वक्फ जमीनों को लेकर मुहिम शुरू कर दी है, जिसके बाद उम्मीद है कि 15 दिनों के अंदर 80 एकड़ जमीनें, वक्फ की जमीनें वापस हो सकती हैं। ये रिपोर्ट हमारी खास देखिए। कर्नाटक के वजीर बराए औकाफ जमीर अहमद खान ने डिप्टी कमिश्नर विजय शंकर के साथ वक्फ जमीनों का सर्वे किया। 2 जिम्मेदारान ने बेलहाली के सर्वे नंबर 55 की खाली जमीनों को 15 दिनों के अंदर वक्फ के हवाले करने की यकीन दहानी कराई। हजरत टीपू सुल्तान ने तकरीबन 602 एकड़ जमीन को हजरत मानिक शाह दरगाह को वक्फ किया था, जिसमें 500 एकड़ जमीनों पर गैर कानूनी कब्जा हो चुका है, जिसके खिलाफ ये मुहिम चलाई जा रही है। उसको डीसी को शंकर करके थे, डीसी जब आदेश दिया उनके, तुम खुद होके खड़ा होके ये वक्फ बोर्ड को हैंड ओवर करके, तो भी नहीं दिए। तो अभी हम नए जो डीसी है, हम हारिस भाई, नसीर साहब, हमारे अरशद रिजवान, उबैदुल्ला शरीफ, तमाम लेके डीसी को लेके हमारा जो वेकेंट लैंड है हमारे को हैंड ओवर करो करके डीसी को लेके थे। डीसी ने अब प्रसोलों से भी वादा किया है, मैं ये सर्वे करा के मैं जो भी वेकेंट लैंड है वक्फ को हैंड ओवर करता हूँ। That there is a vast extent of land in this Bellalli village which should have been allotted to Waqf but has been delayed. So I have come here along with the Tahsildar to expect all these lands which are vacant and which they have claimed to be Waqf land. Now we are going to conduct a total station survey and see which are the lands which have already been granted by the government to other agencies, and wherever there are lands which are available and vacant and which can be given to Waqf, we will take steps expeditiously to grant it to them and allot it to them. वक्फ बोर्ड बनने से पहले तमाम जायदादें मुजराई के मातहत थी, और मुजराई डिपार्टमेंट के बाद जब वक्फ बोर्ड यहाँ पे हमारा बना और 1965 में जो है वक्फ गेजेट नोटिफिकेशन हुआ, उस नोटिफिकेशन में भी 602 एकड़ 29 गुंठे ज़मीन बेलहल्ली की हज़रत मानिक शाह दरगाह के नाम से ही रही।
हजरत मानिक शाह दरगाह की जमीन बेंगलोर के बेलहाली और भोपचांद्रा में 900 एकड़ से भी ज्यादा है, जो इनाम एक्ट के रहते चली गई थी, जिसे कोर्ट में चैलेंज किया गया है और जो अब सुप्रीम कोर्ट में जेरे समाअत है। जी सलाम के लिए बेंगलोर से शाहिद काजी की रिपोर्ट। केरल में बरसरे इख्तिदार सीपीएम ने असेंबली इजलास से पहले अपने रुकन असेंबली पर कार्रवाई की है। जिनसी इस्तेसाल के मामले में पार्टी के एमएलए पीके शशि को पार्टी की रुकनियत से मुअत्तल कर दिया गया है। वाज़ेह है कि रियासत के शोरानूर से सीपीएम एमएलए पीके शशि पर पार्टी की एक खातून वर्कर ने 6 महीने पहले जिनसी इस्तेसाल का इल्जाम लगाया था, जिसे पार्टी के पोलित ब्यूरो के पास जांच के लिए भेज दिया गया। उधर 6 महीने के बाद हुई कार्रवाई पर अपोजिशन जमात और खातून तंजीमों ने हुकूमत पर सवाल उठाए हैं। A young lady who is an active worker of DYFI, that's the youth wing of CPM, which is ruling the state of Kerala, had filed a complaint with the party authorities saying that she's been molested by Mr. PK Shashi, who is the MLA from Shornur constituency. Now the party just slept over it. She gave the complaint some 6 months back, and she filed a complaint with the CPM headquarters in Delhi. And after the instructions, they set out a enquiry commission led by 2 MPs and MLAs, and also MLA Minister for Legal Affairs, Mr. Balan, and Mrs. Srimati, who is an MP. Yesterday they came out with the verdict that the complaint is true, and Mr. Shashi has been suspended from the party for just 6 months. What's happening in Kerala? Mr. Pinarayi Vijayan, the Chief Minister, is also holding the portfolio of Home Ministry in Kerala, and this lady, who is an active worker of the party, has no faith in his police. That is the system in Kerala. In this case, my position is that lady should give her complaint before police station. Any person, any man, whatever it is his party, if he molested a lady, should have to be punished by the law prevailed in the society, the laws on land. Here, if Marxist party is punishing a person, and if Congress party is punishing a person, and BJP party is punishing a person, is not a good method of functioning, or it is against the laws prevailing. If that person tried to get something from this lady on promising any positions in the party, that is another question. तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का यह सफर जारी है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे हमारा बेहद खास बुलेटिन रियासत की सियासत सऊद मोहम्मद खालिद के साथ।